नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका आनंद टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे अमेठी से मोहभंग, रायबरेली में जंग। आखिरकार सस्पेंस खत्म हुआ। अमेठी रायबरेली में कांग्रेस ने नामों का ऐलान किया और अमेठी नहीं, राहुल को रायबरेली से चुनावी मैदान में उतारा है। और कॉन्फिडेंस भी इतना कि राहुल बोले, देख के लग रहा है रायबरेली हम जीत गए। लेकिन अमेठी में पर्चा भरने के लिए केएल शर्मा के साथ कोई बड़ा नेता दिखाई नहीं दिया, सब राहुल के साथ चले गए। अब सवाल है कि राहुल गांधी ने अमेठी क्यों छोड़ा? जो कह रहे थे डरो मत, मैं किसी से नहीं डरता, वो क्या अमेठी में बीजेपी से डर गए? सवाल उठ रहा है। और नतीजों के बाद रायबरेली के लिए उनका क्या निर्णय होने वाला है? जो कह रहे थे कि वायनाड मेरा परिवार है, वो रायबरेली के लिए अब क्या कह रहे हैं? वहीं वहां पर किस नाम से अब वोट मांगेंगे? खासतौर पर वायनाड और रायबरेली की हम बात करें, दोनों ही जगह को परिवार बता रहे हैं। रायबरेली में सियासी समीकरण देखिए तो दिनेश प्रताप सिंह रायबरेली से बीजेपी में मैदान में हैं, बीजेपी की तरफ से। 2019 में वो सोनिया गांधी के खिलाफ रायबरेली से चुनाव लड़े थे और 1,60,000 वोट से हार गए थे। दिनेश प्रताप सिंह वर्तमान में योगी सरकार के राज्य मंत्री हैं, योगी सरकार में स्वतंत्र प्रभार। और देखा जाए तो वैसे तो अमेठी और रायबरेली ये दोनों ही कांग्रेस का गढ़ रहे हैं। इन दोनों ही सीटों से नेहरू गांधी परिवार का कोई ना कोई सदस्य प्रतिनिधित्व करते रहा है। पिछले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से अमेठी छीन ली थी और इस बार भारतीय जनता पार्टी की नजर कांग्रेस के रायबरेली वाले दुर्ग पर भी है। बीजेपी भी अंदर खाने बिगड़ी बात बनाने में लग गई है। इसी क्रम में दिनेश प्रताप सिंह और मनोज पांडे सालों पुरानी दुश्मनी भुलाकर एक दूसरे से गले मिले। क्या मनोज पांडे और दिनेश प्रताप सिंह मिलकर बना पाएंगे कोई समीकरण राहुल गांधी को रायबरेली से हराने का? ये राहुल गांधी 2024 के लोकसभा चुनाव में रायबरेली से परचम लहरा पाएंगे? और अमेठी से राहुल का पलायन यूपी की सियासत और इंडिया गठबंधन की सेहत पर क्या असर डालेगा? आज इसी पर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं इस मुद्दे पर हमारे पास आई हैं, वो आपको दिखा देते हैं। तमाम देशवासियों के लिए, तमाम इंसाफ पसंदों के लिए, तमाम सेकुलर डेमोक्रेटिक सेक्शन के लिए बहुत ही खास दिन है, बहुत ही उत्साह है। राहुल गांधी इस देश की उम्मीद है, इस देश की डेमोक्रेसी, इस देश के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ने के लिए पूरे देश में आम जनमानस की आवाज़ है। तो उनको पढ़ लेनी चाहिए कि देश बदलाव की तरफ है। देश के आम जनमानस इस वक्त कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी की तरफ देख रहे हैं। मैं अमेठी की जनता, रायबरेली की जनता को मुबारकबाद देता हूं कि राहुल गांधी जी की क़यादत में अमेठी से, रायबरेली से जो आवाज़ उठेगी वो पूरे देश की आवाज़ बनेगी। और जनता भी ये जानती है रायबरेली की कि जिन्हें अमेठी ने अस्वीकार कर दिया, जो अमेठी छोड़कर वायनाड चले गए, वो रायबरेली के पूर्णता कभी नहीं हो पाएंगे। प्रश्न ये उठता है कि उन्होंने वायनाड में कहा कि वायनाड ही उनका परिवार है, तो आज रायबरेली में क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टिता का परिणाम है कि आज अमेठी लोकसभा क्षेत्र में आप कमल का फूल खिलते देख रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने पहले से ही जनता को आगाह कर दिया था कि जैसे ही वायनाड में वोट पड़ जाएगा, उसके बाद राहुल जी रुख करेंगे एक नई सीट का। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व आज चुनावी रणभूमि से मुंह फेर रहा है, क्योंकि वो भी जानते हैं कि अब राष्ट्र भर में एक ही स्वर गूंज रहा है, फिर एक बार केंद्र में मोदी की सरकार। दुर्भाग्य है अमेठी का, दुर्भाग्य है कांग्रेस के उन करोड़ों कार्यकर्ताओं का। कांग्रेस के उन करोड़ों कार्यकर्ताओं के लिए आज बड़ा मायूसी का दिन है, क्योंकि राहुल गांधी रोज कहते थे, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते थे तो रोज कहते थे, डरो मत, डरो मत, डरो मत, और खुद डर गए। कई डिस्कशन में मैंने ये बात कही कि राहुल गांधी अमेठी नहीं लड़ेंगे, क्योंकि वो स्मृति ईरानी से डरते हैं। उनको स्मृति ईरानी का भय है और उनमें क्रेडिबिलिटी का अभाव है, और देश की जनता एक्सेप्टेबिलिटी और क्रेडिबिलिटी। तो जिन्होंने खुद ये एजेंडा सेट किया, ये लाइन सेट की, टैगलाइन कि डरो मत या फिर हम किसी से नहीं डरते, उनके लिए आचार्य प्रमोद कृष्णम को भी आपने सुना, वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि क्या वो खुद डर गए हैं, और इसीलिए चर्चा का विषय हो जाता है। देखिए, वैसे तो देश की सियासत का जो केंद्र है वो उत्तर प्रदेश है, और उसका भी केंद्र या उसका एपिसेंटर है
अमेठी रायबरेली उत्तर प्रदेश में, और इस वक्त ये काफ़ी हॉट हो चुका है क्योंकि मुद्दे काफ़ी हॉट हैं, खासतौर पर तब जब राहुल गांधी ने रायबरेली से पर्चा दाखिल किया। मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, समझने की कोशिश होगी आखिर क्यों अमेठी को नो और रायबरेली को यस कहा। चंद्रमोहन चौबे जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए, बहुत स्वागत सर। हेमंत मिश्रा जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े, हेमंत जी आपका भी स्वागत करती हूँ। चंचल यादव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं सपा से, आपका भी वेलकम सर। रोशन जमीर राजनीतिक विश्लेषक हैं, रोशन साहब आपका भी वेलकम करती हूँ। और आपसे ही मैं शुरुआत करना चाहूँगी कि क्या मानते हैं आप, वाकई एक संदेश गया कि जो कह रहे थे डरो मत, वो डरते हुए नजर आ रहे हैं, और लड़की हूँ लड़ सकती का नारा जिस महिला ने दिया प्रियंका जी ने, वही मैदान में नहीं दिखाई दी। तो ये जो सशक्तिकरण का वो नारा था, यहाँ पर तो आकर फ्लॉप दिखाई दे रहा है। और फिर वो चुनावी नारा था, ये भी कहा जा रहा है कि रायबरेली को चुनने की वजह राहुल गांधी की मजबूरी थी, क्योंकि ये भी समीकरण राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि वायनाड भी उनके लिए मुश्किल होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका क्या एनालिसिस इस पर, रोशन जी? पारुल जी, सबसे पहले तो सारे पैनलिस्ट को और हमारे तमाम दर्शकों को अभिवादन। बात बड़ी अच्छी आपने छेड़ी। राहुल जी रायबरेली से चुनाव मैदान में आज पर्चा उन्होंने दाखिल किया, और तमाम चर्चाएं इस बात पे है कि अमेठी से वो क्यों पलायन किए, क्यों यहां से सीट बदली। तो पहली चीज तो ये है कि पार्टी कहां से किसको टिकट देती है उसका अंदरूनी मामला है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में जब चर्चा हुई है उसके कुछ अर्थ तलाशने की कोशिश हम लोग करते हैं। कांग्रेस ने बड़े रणनीतिक तरीके से अचानक से फैसला लिया, इन दोनों सीटों पर उनके प्रत्याशी पहले क्लियर नहीं थे कि कौन लड़ेगा। लास्ट में अंतिम समय में बात आई कि केएल शर्मा साहब अमेठी से लड़ेंगे। इसको सभी लोग अपने अपने नजरिए से देखते हैं। जहां तक मैं देख पाता हूं कि केएल शर्मा साहब का बहुत बड़ा राजनीतिक बैकग्राउंड है। सोनिया जी के साथ, कांग्रेस के साथ उनको बहुत सारा अनुभव है, 30 साल से ज्यादा का अनुभव उनका राजनीति का, और नेहरू परिवार से, गांधी परिवार से उनका एक निजी लगाव भी है। इस नाते वहां पर उनके लड़ने से 2-3 निशाने कांग्रेस ने साधे हैं। पहली चीज ये कि उनके ऊपर एक आरोप लगता है कि ये परिवारवाद वाली पार्टी है। तो उन्होंने एक मैसेज देने की कोशिश की कि हमारे यहाँ एक साधारण सा कार्यकर्ता भी, जो हमारी सबसे प्रतिष्ठित सीट थी, उस जगह से अगर हम उसे टिकट देते हैं तो एक अच्छा संकेत देने की कोशिश उन्होंने की। दूसरी चीज जो है ये किया कि रायबरेली से, वायनाड से जो लोगों को ये लगता है कि राहुल जी हार जाएंगे या जीत जाएंगे, वो तो खैर भविष्य का फैसला है, लेकिन जहां तक हम लोगों को सूचना मिली है कि वायनाड से उनकी सीट लगभग क्लियर है। लगभग सभी विशेषज्ञ मानते हैं इस बात को कि वो जीती जाएंगे वहां से। तो संसद तक पहुंचने का उनका कोई जो है रास्ता अवरुद्ध नहीं था, लेकिन उत्तर प्रदेश में उनकी उपस्थिति अनिवार्य थी। तो वो प्रतिष्ठित सीट है, माननीय सोनिया गांधी जी की सीट थी, वो वहां से रायबरेली से सांसद रही हैं। तो उन्होंने उस सीट से अपना पर्चा दाखिल करके 2 चीजों का एक साथ समन्वय बनाने की कोशिश की कि अमेठी के बगल की सीट है और राहुल गांधी काफी प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से, राजनेताओं में से एक हैं, तो जहां से वो चुनाव लड़ेंगे तो जाहिर सी बात है उनके चुनाव लड़ने का अगल बगल की सीटों पर भी असर पड़ेगा। और तीसरा दांव कांग्रेस ने ये बड़ा अच्छा खेला कि प्रियंका गांधी साहिबा को उन्होंने कहीं से टिकट ना देकर सिर्फ और सिर्फ स्टार कैंपेनर के तौर पर उनको प्रयोग किया। तो हमारे ख्याल से ये जो है वो कांग्रेस की एक सोची समझी जो है रणनीति का हिस्सा है ये चुनाव में, जहां तक मैं समझ पाता हूं। ठीक है सर, लेकिन सोची समझी रणनीति का हिस्सा है तो जिताने के लिए भी रणनीति का हिस्सा होना चाहिए। वहाँ केएल शर्मा साहब अकेले नामांकन दाखिल कर रहे थे, यूं तो कई लोगों ने वहाँ पर ये भी चर्चा में कहा कि बलि का बकरा बना दिया गया है उनको, और अब आने वाले समय पर उनके कम से कम सारे के सारे नेता राहुल गांधी के साथ दिखाई दिए, केएल शर्मा के साथ कोई बड़ा नेता दिखाई नहीं दिया। रॉबर्ट वाड्रा होते या प्रियंका जी वहाँ चली जाती, कोई तो उनके साथ होता। काफ़ी दिग्गज हैं वो, काफ़ी समय उन्होंने ब्लॉक लेवल तक का उनको पता है कि कहाँ कांग्रेस का कार्यकर्ता बैठा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर सभी के सभी राहुल के साथ, कहते हैं ना कि राजा है, राजा के तमाम परिवार के लोग उनके साथ काफिला दिख जाएगा, लेकिन
अब केएल जी को क्या कहा है उन्होंने, किस तरह से रखा है, क्योंकि उतनी इंपॉर्टेंस केएल साहब को देते हुए कांग्रेस दिखाई नहीं दी है। बहरहाल मैं आगे बढ़ रही हूँ, आगे हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े हुए हैं, मैं लौटूंगी आपके पास। हेमंत जी, आपके पास आते हुए, अमेठी छोड़ने के पीछे सर रणनीतिक आपकी कोशिश ये बताई जा रही है कि रणनीति है कांग्रेस की कि अमेठी राहुल गांधी ने छोड़ा और रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अमेठी पर केएल शर्मा जी को उतारा और जो अब तक के उनके वक्तव्य थे उनको खुद प्रधानमंत्री जी कोट कर रहे हैं कि जो कहते थे डरो मत या हम किसी से नहीं डरते, अब वो खुद डर गए हैं। ये मौका आपने खुद ही दिया है बीजेपी को बोलने के लिए। देखिए पारुल जी, प्रधानमंत्री जी के पास में पिछले 10 साल का कोई हिसाब किताब नहीं है, तो उन्हें तो कुछ ना कुछ कहना है। अरे अपने 10 साल के हिसाब बताइए ना, जनता के सामने रखिए कि जिन पे आपको चुनाव लड़ना है, पहली बात। दूसरी चीज ये है, रायबरेली और अमेठी ये कांग्रेस की परंपरागत सीटें रही और एक स्ट्रेटजी रहती है, हर पार्टी की रणनीति रहती है कि हम जहां कहीं से लड़े एक संदेश जाए कि आसपास के क्षेत्र में, प्रदेश के अंदर, देश के अंदर, कि हम लोग वहां से किस तरीके से अपने आप को डिनोट कर रहे हैं। केएल शर्मा जी कोई वहां के लिए नए नहीं। केएल शर्मा जी लगातार पिछले 40 सालों से, 35-40 सालों से लगातार वहां की जनता के संपर्क में है, क्योंकि राजीव गांधी जी के साथ उन्होंने जो सफर शुरू किया था वो सोनिया जी तक चला है। और दोनों क्षेत्र, अमेठी में भी और रायबरेली में भी, दोनों जगह में पूरी तरीके से हर गली से, हर नुक्कड़ से, हर चौराहे से वो परिचित हैं, प्रत्येक व्यक्ति से परिचित है, प्रत्येक गांव के निवासी से परिचित हैं। और जिस तरीके से सारी योजनाओं का लाभ, सांसद निधि का डिस्ट्रीब्यूशन, सारी चीजें जो है वो उनके सामने होती थी, उन्हीं के द्वारा की जाती थी। तो मैं नहीं समझता कि वहां पर केएल शर्मा जी कोई नए व्यक्तित्व हैं, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि कोई भी व्यक्ति, क्योंकि वायनाड भी हिंदुस्तान में है, अमेठी रायबरेली भी हिंदुस्तान में है, नरेंद्र मोदी जी अपना चुनाव क्षेत्र गुजरात छोड़ करके बनारस चले आए लड़ने के लिए। क्या वहां से भगाया? थोड़ी ना गया, आए थे लड़ने के लिए, लड़े। अटल बिहारी वाजपेयी जी कई जगह से, कई कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़े और कई बार चुनाव भी हारे। कभी भगोड़ा तो नहीं कहा गया उनके लिए, कभी भागने वाले तो नहीं कहा गया उनके लिए। एक स्वस्थ राजनीतिक परंपरा का निर्वहन करें और अपने कार्यों के ऊपर चुनाव लड़ें, मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ें। जिस तरीके से स्मृति ईरानी जी ने पिछले पंचवर्षीय योजना में कोई कार्य अमेठी के अंदर नहीं किया, वहां की पब्लिक, वहां की जनता त्रस्त है। और वो इस चुनाव में केएल शर्मा जी के रूप में जो प्रत्याशी, क्योंकि वहां का तो बच्चा बच्चा राहुल गांधी और बच्चा बच्चा प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी है, वो तो गांधी परिवार से ही रिलेटेड है। वो वहां के लोगों की आवाज है और वो चुनाव लड़ रहे हैं और वो चुनाव जीतेंगे। रायबरेली भी जीतेंगे और अमेठी भी जीतेंगे और लाखों वोटों से जीतेंगे। ठीक है चंद्रमोहन जी, कॉन्फिडेंट कांग्रेस कि हम दोनों सीटें जीत रहे हैं, आपका क्या होगा? नहीं, कॉन्फिडेंस कितना है इनके अंदर और कितना विश्वास है कांग्रेस के अंदर, आज पूरे देश ने देख लिया। आज कांग्रेस के समर्थकों ने देख लिया, आज अमेठी के लोगों ने देख लिया, जिनको ये अपना परिवार कहते थे उन लोगों ने देख लिया कि बीच लड़ाई से, बिना लड़े, बिना संघर्ष किए पहले ही हार मान लेना। और आप ये समझ लीजिए पारुल जी कि अमेठी से सिर्फ ये इसलिए नहीं कि यहां से ही हारेंगे, इनके मन में डर था कि हम वायनाड से भी हारने वाले हैं। तो इनके मन में भय ये था कि कहीं ऐसा ना हो कि इनका जो चेहरा कांग्रेस सिर्फ गांधी परिवार के भरोसे चलती है, तो ऐसा ना हो कि इस बार संसद में गांधी परिवार का कोई सदस्य ना जा पाए। संसद में जनता के द्वारा चुना हुआ सोनिया जी थी, वो भी रायबरेली छोड़कर चली गई और राजस्थान के हिस्से से वहां राज्यसभा सांसद बनी है। तो भय इस बात का था, इनके अंदर इतनी असुरक्षा थी, इतना ये भयभीत थे, इतना ये डरे हुए थे कि इन्होंने सबसे सुरक्षित सीट रायबरेली को चुना। लेकिन आज देश की जनता और रायबरेली की जनता भी ये जान चुकी है कि ये डरे सहमे हुए लोग हैं, ये रायबरेली का कभी हित नहीं करेंगे। और आप देखिएगा इस बार ये रायबरेली से भी भारी मतों से हारने वाले हैं, क्योंकि जनता कभी भी हारे हुए लोगों के साथ नहीं होती, थके हुए लोगों के साथ नहीं होती। अभी 6 महीना पहले पूरे देश में घूम घूम कर कह रहे थे कि डरो मत,
मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं लड़ाका हूं, मैं योद्धा हूं, मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं। और अंत में क्या निकला कि खुद ही डरकर मैदान छोड़कर भाग गए। अपना पुश्तैनी, अपना जिसको ये गढ़ कहते थे, जो अपने आप को यहाँ का राजा बोलते थे, आज वहां की प्रजा के से डर से भाग गए हैं। तो ये विश्वास तो इनका खुद बता रहा है कि कितने ये डरे हुए हैं। ठीक है चंचल यादव जी, ये कहा जा रहा है कि ठीक है रायबरेली से लड़ रहे हैं, वो इंटरनल मैटर है, उनकी स्ट्रैटेजी है, लेकिन अमेठी से लड़ते तो ज़्यादा अच्छा होता। एक संदेश जाता कि ना हम डरे हैं ना हम भागे हैं, और बल्कि हम डट कर लड़ रहे हैं। और ये अभी की बात नहीं है, ये कई नेताओं ने एग्जाम्पल सेट किया है जहाँ पर स्थितियां उनके विपरीत दिखाई दे रही थी, लेकिन वहां पर भी वो डट कर लड़े हैं, जिसमें सुषमा जी का भी नाम आता है। लेकिन अगर राहुल जी अमेठी छोड़कर रायबरेली से लड़े हैं, जो सुरक्षित सीट है, कहा जाता है कि बड़े नेताओं को तो अपना जिगरा दिखाना चाहिए कि उन सीटों से लड़े जहां पर कंपटीशन तगड़ा हो, क्या कहेंगे? मैडम अब क्या हम बताएं, आपके विश्लेषण को सुन करके मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। और हमारे बीजेपी के साथी की मैंने बात सुनी, 10 साल के कार्यकाल के बारे में कुछ नहीं बोल पाए, केवल डरे हैं, लड़े हैं, भय है, फलाना है, ढिमकाना है। अरे बताओ, आज तो पूरे देश की जनता को भय है अपने स्वास्थ्य को लेकर के। स्वास्थ्य, वो हमारे शायद चौबे जी जो भी हैं, ये बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, इनको भी भय होगा कि हमने मोदी की जो वैक्सीन लगाई है, इनको भी भय होगा कि कब ना जाने क्या हो जाए हमारे साथ, हार्ट अटैक आ जाए, क्या आ जाए। आज पूरे हिंदुस्तान की जनता को भय आ जाए, मैं कहना चाहता हूं। और आज आम जनमानस इस बात को अपने आप को कोस रहा है कि 2014 में हमने जो अच्छे दिन के सपने देख करके भारतीय जनता पार्टी के नेता को जो हम सत्ता में लेके आए, आज वो हर आदमी अपने आप को पश्चाताप महसूस कर रहा है। मैं आता हूं, आपने जो सवाल किया उसके ऊपर, हर पार्टी की अपनी एक स्ट्रेटजी होती है। अगर आप जो भय की बात कर रही हैं, आपको याद होगा जो जिनका श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का अपने नाम आपको याद होगा, उन्होंने पहले मध्य प्रदेश से चुनाव लड़ने का, ग्वालियर चुनाव लड़ते थे, वो भी चुनाव लड़के भागे, हारे, गए वहां से। तो क्या मतलब हो गया, जो नेता है वो हार जीत तो लगी रहती है, ये कोई डिबेट का विषय है क्या? पूरा मजाक बना के रख दिया है मीडिया। आज तो डिबेट इस बात के लिए होनी चाहिए कि बताओ, आज पूरे आम जनमानस में, आम जनता, मैं गांव में घूम के आ रहा हूं अभी, हर आदमी अपने बात को लेकर डर रहा है कि भैया हमने भी वैक्सीन लगाई है, न जाने क्या घटना घट जाए। आज पूरे देश में भय का माहौल है, और इस देश को किसी चीज मिला खड़ा कर दिया मोदी जी ने। आज सोचिए आप, देश इससे पता चलता है कि सपा तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है पूरी बात को आ जाने दीजिए अमेठी को लेकर। आप बहुत हल्के में ले रहे हैं ना अमेठी को, इसलिए मैंने थोड़ा दे दूं वजन, कांग्रेसियों को अच्छा लगेगा। आप बहुत हल्के में ले रहे हैं अमेठी को। आपने बीजेपी के प्रवक्ता ने समझ दिया चौबे जी को। नहीं, मैं इसलिए आपको थोड़ा सा बोल रही हूँ, बुरा लग जाएगा ना कांग्रेसियों का, बहुत हल्के में ले रहे हैं अमेठी को। नहीं, मैं कुछ भी कोई हल्के में नहीं ले रहा है। ये चुनाव जनता लड़ रही है, मैं आपको बता दूं। और ये चुनाव हम लोग आपकी आजादी की लड़ाई भी लड़ रहे हैं, जो आप लोगों के लब आजाद नहीं है, जो आज कलम पर पहरा है, उसकी लड़ाई भी हम लोग लड़ रहे हैं, विपक्ष लोग लड़ रहे हैं। लेकिन आप निश्चिंत हो जाइए, आपकी भी लब आजाद होंगे, आपकी कलम पर जो पहरा है वो भी आजादी हम लोग लेके आएंगे। और आपको बता दें, हम आज 2014 में जो लोग जुमला लेके आए थे, आज वो गारंटी की बात कर रहे हैं। मैं बता दूं, जिस तरीके से बीजेपी यहाँ पे सेंटर से लेके, स्टेट से लेके, केवल इन लोगों ने सारी स्कीम का नाम बदल करके उसका नाम बदलने का काम किया है, वही सेम कहानी जुमला का नाम हमारे बीजेपी के साथियों ने गारंटी रख दिया है। मैं पूछना चाहता हूं, आपके सहयोगी पार्टी के नेता मीडिया को धक्के मारकर बाहर निकलवाते हैं। अखिलेश जी का क्या बर्ताव होता है मीडिया के सामने, आप लब आजाद करवाएंगे? अरे मैडम, आप अपने ऊपर मत लो, मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, मुझसे कभी पाला नहीं पड़ा उनका। ईमानदार पद करो। हाँ, तो मैं अपनी बात भी नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप जिसकी भी बात कर रहे हैं, मैं बता रही हूँ कि व्यवहार पत्रकारिता में सभी आ जाते हैं सर। पत्रकारिता में लब आजाद करने की बात कर रहे हैं ना, तो आपको हमारी डिबेट अच्छे से देखनी चाहिए, और उसमें पता होना चाहिए आपको कि बीजेपी वाले जब बैठते हैं तो उन्हें भी पता होता है कि उनके सामने भी उतने वैसे ही सवाल रखे जाएंगे। तारीफ कर रहा हूं, नहीं, मत कीजिए मेरी तारीफ, लेकिन ऐसे सवाल मत कीजिए कि आप ऐसा लगे चर्चा में कि ये जबरदस्ती का मुद्दा उठाया गया। अमेठी रायबरेली 2 सीटें सर, मेरा बात नहीं आ पाएगी। संसद की 2 सीटें, 80 सीटों में से 2 सीटें, उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में हर एक सीट महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे हल्के में मत लीजिए। अरे सवाल ये आप कर लो कि श्रीमती ईरानी जी, आप 17 सीटें देने में कितना डर रहे थे? आप 17 सीटें देने में कांग्रेस को कितना डर रहे थे? और अभी आपको अमेठी रायबरेली में इंटरेस्ट नहीं है, छोटा मुद्दा है साहब, कहां से? अरे मैडम, आप सुन तो लो मेरी बात को, मैं बात तो आ रहा हूं, वहां पे बात तो आने दो मेरी। आप, मैं ये कह रहा हूं कि आपको याद होगा स्मृति ईरानी जी जब चुनाव प्रचार कर रही थी, आपको याद होगा उस दौरान उन्होंने कहा था कि 13 रुपए पर केजी में चीनी
आम जनता को दूंगी। क्या हुआ उसका? आपको याद होगा, सिलेंडर रानी कहा जाता है पूरे देश में, आज की उनकी पहचान है, सिलेंडर रानी के रूप में जानी जाती है। आप मुझे बता दो कि सिलेंडर को लेकर के जो पूरे देश में धरना प्रदर्शन किया करते थे लोग, गांधी जी के समाधि पे धरना करते थे, सुन लीजिए। अरे आप तो जाने दो मेरी बात पहले, आप के सामने क्यों नहीं लड़े? मुझे मालूम है बीजेपी के बारे में बोलूंगा आप लोगों को 2019 में हार गए और अभी भी हार का डर सता रहा है। अरे जब आप ही को बोलना तो क्यों बुलाते हो हमें? 3 बार के सांसद अपनी गद्दी छोड़ देते हैं इसलिए क्योंकि उन्हें रायबरेली अपनी पक्की पकाई सीट चाहिए। तो ये अब सरकार जाने वाली, डरने की जरूरत नहीं है, आप परेशान मत होइए, हम लोग हैं। सुनिए, मैं कह रहा हूं कि आपको याद होगा जब पार्टी को संभालिए, बापूजी की समाधि पर यही सिलेंडर लेकर लोग धरना करते थे। और आज बताओ स्मृति ईरानी जैसे जनता पूछ रही है अमेठी की, ये बताओ सिलेंडर रानी क्या हुआ? मेरे गैस सिलेंडर का 400 का 11 कर दिया, 400 का 1100 रुपए कर दिया। उनके साथ आप सरकार बनाने की जो बात कर रहे हैं वो आपको कितना फुटेज देंगे ये आगे देखना होगा। अभी अपना एकदम देखना होगा, आप मुझे बताइए। मेरा मत सोचिए ना किसी और का सोचिए, आप अपनी पार्टी का अपना सोचिए, क्योंकि 4 तारीख के बाद भी आपको दिखाना है कि प्रधानमंत्री जी आम काट के खाते हैं। थोड़ा सा वेट कीजिए, एक कमेंट और मुझे लेना होगा। रोशन जी, काफी गर्मा गर्म बातें हो गई, लेकिन सवाल ये कि अगर पारंपरिक सीटों से ही लड़ना था तो रायबरेली क्यों चुना? नेहरू जी की भी सीट फूलपुर चुन सकते थे। सवाल ये कि अमेठी छोड़ा, आप इतने समय तक वहां की जनता का विश्वास जीतते रहे, प्रतिनिधित्व करते रहे, एक बार की हार ने आपको इतना तोड़ दिया कि आपको वो सीट छोड़नी पड़ गई। और फिर अभी तक तो सोनिया जी भी थी ना, अमेठी पे राहुल जी थे, दोनों ही गांधी परिवार के लोग इस सीट को आगे बढ़ाते। अब ये कह रहे हैं कि हम परिवार का जो ठप्पा लगता है उससे हम दूर होना चाह रहे हैं, इसलिए हमने केएल साहब को उतार दिया। केएल साहब नो डाउट बड़ा चेहरा है, लेकिन उनके साथ वजन देने के लिए वहां गांधी परिवार से कोई मौजूद नहीं था। ये समझ में नहीं आता है कि वो कितनी इंपॉर्टेंस कांग्रेसी केएल साहब को दे रहे हैं। वहां पे चुनावी समय है, नामांकन का दिन था। बिल्कुल पारुल जी, मैं 2 बातों को कोट करना चाहूंगा यहाँ पर। पहली चीज तो ये राजा महाराजाओं का युद्ध नहीं है कि जहां से ललकारा जाए वहां कोई तलवार लेके राजा के सामने खड़ा हो जाए। हाँ। ये लोकतंत्र की लड़ाई है। इसमें अपने सुविधा के अनुसार, अपनी स्वीकार्यता के अनुसार, जहां क्षेत्र आदमी जानता है सुरक्षित वहीं से हर व्यक्ति जी। एक तथ्य तो ये है। दूसरी चीज ये है कि जहां तक भागने के सवाल, राजनीतिक दलों से मेरा निवेदन है कि ये जो शब्दों की गरिमा खो देते हैं, कोई कहीं से भाग गया, अगर कोई चुनाव क्षेत्र बदल देता है तो इसका मतलब भागना कतई नहीं होता। माननीय प्रधानमंत्री जी भी पहले गुजरात से चुनाव लड़ते थे, आज की डेट में वो बनारस से लड़ते हैं, तो इसका मतलब कतई नहीं है को भागे हुए हैं। स्वर्गीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी कार्यकर्ता ही उम्मीद लगाए बैठे थे कि राहुल गांधी वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। कल तक जो बयान वहां से आ रहे थे उसी पे आ रहा हूँ। आप अच्छी वक्ता हैं, लेकिन थोड़ा सा हम लोगों को भी समय देंगी तो आप मेहरबानी होगी आपको। वजह यह है कि आप ओजस्वी वक्ता खुद भी हैं, थोड़ा सा ध्यान दें। दूसरी चीज ये है कि जैसे जब मुद्दों की बात आती है, हमारे अभी सपा प्रवक्ता भी कह रहे थे, और जनता की ये मांग है, सवाल इसका नहीं है। और सवाल तो होगा सत्ता पक्ष से ही, इस बात के लिए होगा कि जिम्मेदार वो हैं, उनके हाथ में सारी ताकतें हैं। अगर हम विपक्ष से सवाल करने लगे तो विपक्ष तो बोलेगा कि हमारे पास कौन से वित्तीय अधिकार हैं। होगा कि एंड टाइम तक आप भी रुके रहे, आप भी रणनीति का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उन्होंने समय मेरे पास कम है, मुझे बाकी मेहमानों को भी 30-30 सेकंड देना पड़ेगा, फिर इजाजत लेनी होगी। तो चंद्रमोहन जी, रणनीति आपकी जो भी रही हो, लेकिन आप भी डरे हुए थे कि पहले उनके पत्ते सामने आ जाए फिर हम पत्ते खोलेंगे, और उसके बाद अब आप इतने कॉन्फिडेंट नजर आए क्योंकि दिनेश प्रताप साहब पहले भी हार चुके हैं, और अभी क्या कमाल कर पाएंगे दिनेश जी? पारुल जी, आप कह रहे हैं कि नहीं, पारुल जी कॉन्फिडेंस देखिए, हमारा देखिए कि हम तो अपने उसी पुराने ही अपने जो प्रत्याशी हैं उन पे हमें विश्वास है कि वो जीत जाएंगे, लेकिन इन्होंने तो अपना प्रत्याशी बदल दिया। इनको तो डर है, जहां से लड़ना चाहिए वहां से डरे हुए हैं। चंद्रमोहन भाई, विश्वास तो आपको प्रदेश के ऊपर भी है। इन्होंने वायनाड के लोगों के साथ भी धोखा किया है। विश्वास तो आपको प्रज्वल जगन्नाथ के ऊपर भी था। अंतिम समय तक ये पहले घोषित कर देते कि हम रायबरेली से भी लड़ेंगे और वायनाड से भी लड़ेंगे, तब कोई नहीं, लेकिन इन्होंने तो छिपाया, ये दबे छुपे रहे। वायनाड की जनता को भी अंधेरे में रखा और रायबरेली की जनता को भी इन्होंने। हेमंत जी, आपकी टिप्पणी, बारी बारी से एक टिप्पणी लूंगी। देखिए पारुल जी, एक महिला होने के नाते गवर्नर ने जिस तरीके से महिलाओं के ऊपर अत्याचार किया, उस पर आज एक शब्द भी स्मृति ईरानी जी ने आज तक नहीं बोला। मणिपुर के अंदर महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ, स्मृति ईरानी जी ने एक भी शब्द नहीं बोला। शब्द क्या है? भाग गए, चले गए। अरे मुद्दों पे आइए साहब, ये चुनाव है, लोकतंत्र का एक बड़ा पर्व है।
इस पे आपको अपनी उपलब्धि बतानी चाहिए कि आपने 5 साल तक अमेठी की जनता के साथ क्या किया। हमारी योजनाओं को बंद करने का काम, ठीक है। चाहे वो बीएचएल प्लांट हो, चाहे वो आईआईटी हो, इसीलिए मैंने चाहे वो शुरुआत में ये कहा था, कहीं किसी कंपटीशन तरीके के में इतने इंस्टीट्यूट्स और इतना सब कुछ लगाने के दोनों ही बाद भी अगर आप कैंडिडेट आज मजबूत कुछ होते तो ज्यादा करने अच्छा की होता। स्थिति में नहीं है, कुछ कहने की स्थिति में नहीं है, तो ये ठीक, बड़ी बात है। ठीक सर, चंचल जी 30 सेकंड में। मैडम, आप स्टूडियो में बैठ के डिसाइड नहीं कर सकती कौन मजबूत है कौन तेज। अभी आपने हमारे राजनीतिक विश्लेषक ने बहुत अच्छी बात कही कि कोई जंग का मैदान नहीं है, यहाँ पे कोई तीर और क्या नाम धनुष बाण नहीं चलाना है। सवाल ये है कि आज के समय में मैडम स्मृति ईरानी जी, जो बहुत सारी जनता के बीच में बड़े बड़े आंदोलन करती थी, आज वो सारे के सारे प्रश्न गौड़ हो चुके हैं। और प्रॉब्लम इस बात की है, मैं बताऊं आपकी, बहुत मैंने आपसे कहा पारुली, आज हालत यह है कि सवाल लोग पूछ रहे हैं कि महिलाओं के ऊपर जो उत्तर प्रदेश जो है नंबर 1 है आज के समय अत्याचार के रूप में, और कस्टोडियल डेथ में नंबर 1 है। स्मृति ईरानी के मुंह से एक भी नहीं निकलता है। और आज लोग पूछ रहे हैं कि आप जब मंत्री रही हैं, अमेठी की जनता को आपने क्या दिया है, उत्तर प्रदेश जनता को आपने क्या दिया है? केवल झांसेबाजी, जुमलेबाजी। आपने कहा कि 13 रुपए किलो मैं चीनी दूंगी, आज जनता के सामने लोग पूछ रहे हैं, वीडियो आ रहा है दिन, बताइए मैडम स्मृति ईरानी मेरी चीनी का क्या हुआ? तो मैडम चुप हो जाती, चूंकि चीनी तो गांव में कोटा से बंद कर दिया इन लोगों ने। नहीं होता है ना, किसी के एंकर का बाद काम होता जुमलेबाज लोग है हैं कि वो नेताओं से मीडिया लड़े का काम तो या है, वो आप लोग जनता जान के ही नहीं पा रहे हो। मुद्दे उठाना हमारा सत्ता से काम सवाल है, पूछना लेकिन होता है, विपक्ष का जो सत्ता के कर्तव्य साथ है वो चलना नहीं निभाना होता आपका है। काम है। लेकिन आप लोग इसीलिए बहुत मैंने चीजों, कहा लेकिन कि फिर भी लड़की वो लड़ हम सकती लोग हूँ आपसे का बात नारा करें। देने वाली जो चौथा प्रियंका स्तंभ है गांधी जी मीडिया आखिर का, इस लड़ाई में जनता क्यों ही हट बचाव गई रहा है। पीछे? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। मजबूती का आंकलन ये है कि आपको 3 बार अपनी सीट से उम्मीदवार बदलने पड़ जाते हैं। मजबूती का आंकलन ये है कि आप अपने ही गढ़ में कमजोर अपने आप को समझते हैं और इसलिए आपको बदलना पड़ जाता है कि नहीं, जो हमारी पकी पकाई सीट है हम तो वहीं से लड़ेंगे। संदेश देते, मजबूती का संदेश देते, लड़ने के लिए जंगे मैदान नहीं है, तलवार भाला नहीं उठाना है आपको, लेकिन ये किसी रण से भी कम नहीं है। साम दाम दंड भेद आप रणनीतियां अपनाते हैं, आप नहले पे दहला मारने की कोशिश करते हैं, सामने वाले के पत्ते देखकर अपने पत्ते खोलने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद जो उम्मीद जनता, जो वोटर आप जनता जिसका प्रतिनिधित्व आप इतने सालों से करते हुए चले आ रहे हैं, उस जनता के सामने जब आपको मुंह दिखाने पहुंचना पड़ता है तब आप रणभूमि छोड़कर भाग जाते हैं और फिर कहते हैं कि हम मजबूत हैं। रखिए अपना ख्याल, दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।